नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मिस्टर टीचर में आपका स्वागत है। नमस्कार। चलिए आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और प्राचीन भारत को उन लोगों की नजरों से देखते हैं जो बहुत दूर से यहाँ आए थे। ये वो यात्री, विद्वान और राजदूत थे जिन्होंने अपने पीछे कुछ ऐसी कहानियां छोड़ी जो हमें एक खोई हुई दुनिया की शानदार झलक दिखाती हैं। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा सवाल है ना? जब हमारे अपने रिकॉर्ड्स मतलब स्थानीय रिकॉर्ड्स या तो अधूरे हों या फिर मौजूद ही ना हो, तो आखिर इतिहासकार अतीत की इस पहेली को सुलझाते कैसे हैं? और बस यहीं पर विदेशी यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत हमारे लिए अनमोल हो जाते हैं। वो हमें एक ऐसा नजरिया देते हैं जो शायद स्थानीय सोच या पूर्वाग्रहों से बिल्कुल अलग होता है और अक्सर उन चीजों पर रोशनी डालता है जिन्हें स्थानीय लोग शायद मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम से आए क्लासिकल लेखकों के साथ। ये वो पहले पर्यवेक्षकों में से थे जिन्होंने भारत के बारे में बहुत विस्तार से लिखा, और सच कहें तो यूरोप की भारत के बारे में जो समझ बनी उसकी नींव इन्होंने ही रखी। शुरुआती वृत्तांतों में ही कितना बड़ा फर्क था, जरा देखिए। एक तरफ थे हेरोडोटस, जिन्हें हम इतिहास का पिता कहते हैं। भारत के बारे में उनका ज्ञान फारसी साम्राज्य से सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। और दूसरी तरफ थे मेगिस्थनीज, जो सीधे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत थे। उन्होंने जो कुछ देखा उसे फर्स्ट हैंड लिखा। मेगिस्थनीज की किताब इंडिका तो मानो एक ऐतिहासिक खजाना है। हाँ, ये सच है कि असली किताब तो अब मौजूद नहीं है, लेकिन बाद के लेखकों ने अपनी किताबों में इसके इतने हिस्से कोट किए कि उन टुकड़ों को जोड़कर हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, समाज और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की एक कमाल की तस्वीर मिल जाती है। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। टॉलमी ने भारत के भूगोल का नक्शा बनाया। प्लिनी ने यहाँ की प्राकृतिक संपत्ति यानी जानवरों और पेड़ पौधों के बारे में लिखा। और एक गुमनाम लेखक की किताब पेरिप्लस ने तो हमें उस समय के हलचल भरे समुद्री व्यापार की एक जबरदस्त झलक दी। ये सब मिलकर उस दौर के भारत की एक जीती जागती तस्वीर बनाते हैं। अब चलिए अपना रुख पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। यहाँ से चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ज्ञान और पवित्र ग्रंथों की तलाश में बहुत ही मुश्किल सफर तय करके भारत पहुंचे थे। जरा फायान के इस ऑब्जर्वेशन पर गौर कीजिए। उन्होंने गुप्त साम्राज्य के दौरान भारत में 14 साल बिताए थे। वो कहते हैं कि लोग खुशहाल थे और राजा बिना किसी कठोर सजा के राज करता था। ये सिर्फ किसी राजा की तारीफ नहीं है, बल्कि ये उस समय के आम लोगों की जिंदगी का एक स्नैपशॉट है। लेकिन जब भी चीनी यात्रियों की बात आती है, एक नाम सबसे ऊपर आता है, ह्वेनसांग। उनकी यात्रा तो अपने आप में एक महाकाव्य है। ये हिम्मत, लगन और ज्ञान की प्यास की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी है जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी। उनकी यात्रा का पैमाना ही हैरान कर देने वाला है। सोचिए 16 साल की लंबी यात्रा और पढ़ाई, जिसमें से 15 साल उन्होंने भारत में, और वो भी ज्यादातर समय उस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा में बिताए। ये असाधारण समर्पण ही उनके काम को इतना अहम बना देता है। उनकी किताब CU की कोई आम ट्रैवल डायरी नहीं है। ये 7वीं सदी के भारत का एक विश्वकोश है। इसमें समाज और धर्म से जुड़ी बहुत बारीकियां हैं। जैसे उन्होंने लिखा कि बौद्ध और हिंदू धर्म साथ साथ मौजूद थे, या ये कि सिंध का राजा शूद्र वर्ण का था। एक ऐसी जानकारी जो शायद पारंपरिक भारतीय ग्रंथों में इतनी आसानी से न मिले। अब हम आगे बढ़ते हैं अरब जगत और उससे भी आगे के विद्वानों और साहसी यात्रियों की तरफ, जिन्होंने भारत को एक नई एनालिटिकल नज़र से देखा। अल बिरूनी कोई मामूली यात्री नहीं थे। वो एक जीनियस थे, एक गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और दार्शनिक। जब वो महमूद गजनवी के साथ भारत आए तो उन्होंने ठान लिया कि वो यहाँ के जीवन के हर पहलू को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। और इसका नतीजा था किताब उल हिंद। ये किताब दिखाती है कि उनकी जांच कितनी गहरी और व्यापक थी। उन्होंने धर्म दर्शन से लेकर विज्ञान, सामाजिक रीति रिवाजों और यहाँ तक के माप तौल की प्रणालियों तक सब कुछ लिखा। 11वीं सदी के भारत को समझने के लिए ये एक बेशकीमती सोर्स है। लेकिन हर कोई अल बिरूनी जैसा किताबी कीड़ा नहीं था। कुछ लोग रोमांच और नए अवसरों की तलाश में आए थे। उनके व्यक्तिगत अनुभव हमें एक अलग लेकिन उतनी ही कीमती जानकारी देते हैं। मोरक्को के इब्न बतूता को ही ले लीजिए। उनकी किताब रिहिला 14वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन की एक जीती जागती तस्वीर पेश करती है।
और तो और उन्हें दिल्ली में जज भी नियुक्त किया गया था। उनके अनुभव हमें उस समय की कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था की एक अनोखी झलक देते हैं। इसी तरह मार्को पोलो की दक्षिण भारत की यात्रा ने पांड्य साम्राज्य के इतिहास की कई खाली कड़ियों को भरा है। तो इन सभी अलग अलग विदेशी वृत्तांतों को जब हम एक साथ रखते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? आखिर ये इतिहासकारों के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? तो कुल मिलाकर ये वृत्तांत 4 वजहों से बहुत खास हैं। पहला, ये हमें एक बाहरी नजरिया देते हैं। दूसरा, ये इतिहास की उन कड़ियों को जोड़ते हैं जिनके बारे में स्थानीय जानकारी कम है। तीसरा, ये बाकी स्रोतों से मिली जानकारी को कंफर्म करने में मदद करते हैं। और चौथा और सबसे ज़रूरी, ये आम जिंदगी के उन पहलुओं को दिखाते हैं जिन्हें शाही इतिहास अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। आखिर में बात बस इतनी सी है कि हर यात्री ने हमें एक बहुत बड़े पजल का एक छोटा सा टुकड़ा दिया है। कोई भी एक टुकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता, लेकिन जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखते हैं तो प्राचीन भारत की एक कहीं ज्यादा समृद्ध और पूरी तस्वीर उभरकर सामने आती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आज कोई बाहरी व्यक्ति हमारे समाज को देखे तो वो क्या नोटिस करेगा? वो कौन सी आदतें, विश्वास या सामाजिक बातें होंगी जिन्हें हम खुद नहीं देख पाते क्योंकि हम उनके बहुत करीब हैं? ये सोचना वाकई दिलचस्प है।